रसगुल्ले, आज की क्लास में जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे ना भाई, ये आपको मैं बायलैंग्वेज करवाऊंगा, ताकि झारखंड के स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश का ई भी नहीं पता है, इसलिए मैं बायलैंग्वेज लेकर आया हूं मेरे दोस्तों, ताकि आप मजे से मेरे दोस्तों आप लोग हमारे साथ पढ़ सकते हैं। मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दादा, पहला क्वेश्चन तोहनी से पूछल गया रे भाई कि व्हाट इज साहेब। आपसे पूछा गया साहेब कौन था, स्टोरी याद कीजिए। अरे यही तो साहेब है जो कूड़ा बीनता था, यही तो साहेब है जो दोस्तों कूड़े बीनने के समय उसे कभी कभी कॉइन भी मिल जाता था। अरे दादा यही तो साहेब है जो चाय के दुकान पे काम करते हुए कहता है कि मुझे नौकर पसंद है, सॉरी मुझे आजाद चाहिए, मुझे 100 रुपए की जगह 5 रुपए कमाएंगे पर मुझे स्वतंत्र जीने का अधिकार चाहिए। किसने कहा था? हमारा साहिब ने। तो साहिब इज ए रेज स्पीकर। क्या बताएंगे सर? हमारा जो साहिब है भाई गौर से देखिएगा, साहिब क्या मेरे भाई? साहिब इज ए रेज स्पीकर एंड ही इज लुकिंग गोल्ड इन द गार्बेज डैम्प। मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया था साहिब क्या है, साहिब कूड़ा बीनने वाला है और कूड़े के ढेर में सोना ढूंढ रहे हैं। कूड़े के ढेर में जहां पे लोग दोस्तों अपने घर की गंदगी को दोस्तों जहां पे जाकर के फेंकते हैं ना भाई, वहीं पे यही साहिब था जिस साहिब ने दोस्तों क्या किया था भाई, याद है? यही साहिब था दोस्तों जिन्होंने सोना ढूंढ रहा था और सोना ढूंढते ढूंढते उन्हें कुछ कॉइन मिल गया था। क्या मुस्कुरा कर बोली? क्या कुछ कॉइन मिल गया था भाई, ठीक है। वही कह रहा है कि साहिब इज रेज स्पीकर एंड ही इज लुकिंग गोल्ड इन द गार्बेज डंप, ठीक है। साहिब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहे हैं? तो साहिब कूड़े के ढेर में कूड़ा बीनने लगे और कूड़े बीनने के ढेर में सोना ढूंढ रहे थे। गार्बेज इज वार्प्ड इन वंडर फ्रॉम हिम, और कूड़ा उनके लिए आश्चर्य में लिपटा हुआ है। भाई दोस्तों जो गरीबी अवस्था जूझते हैं ना, एक बार उनसे जाकर पूछेगा कि कूड़ा क्या है, तो साहिब कहता है लेखक से कि मेरे लिए कूड़ा क्या है दादा? मेरे लिए कूड़ा सोना है, सोना। आगे देखिए सर कि सम टाइम, यानी दोस्तों आपका कभी कभी, यानी कुछ समय के लिए, सम टाइम इज फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट फॉर ए सिल्वर कॉइन। आगे क्या था दोस्तों, कभी कभी साहिब को 1 रुपया का नोट या तो कभी 10 रुपया का नोट या चांदी के सिक्का भी मिल जाते हैं। कहां पे रसगुल्ला? मुस्कुरा कर बोलिए ना। अरे जहां पे वो कूड़ा ढूंढ रहे थे ना, कभी कभी उसे 1 रुपया का नोट या दोस्तों 1 रुपया का सिक्का या 10 रुपया का सिक्का या मेरे दोस्तों उसे कभी कभी सिल्वर कॉइन भी मिल जाता था दोस्तों, चांदी का सिक्का भी मिल जाते थे। तो ये था सर हमारा साहिब। आप कहता है सर कि वेयर इज एंड ही वेयर हैज ही कम फ्रॉम, यानी दोस्तों हमारे जो साहिब थे ना वो कहां और कहां से आए थे भाई, साहिब कहां है और कहां से आया था। सबसे पहले आपको बताना होगा सर, अभी तो साहिब है ना भाई वो हमारा दिल्ली में है। कहां? ईस्ट दिल्ली। याद रखिएगा साहिब कहां है दादा रे? ईस्ट दिल्ली। मुस्कुरा कर बोलिए भाई, साहिब कहां है भाई? ईस्ट दिल्ली। कहां पे भाई? मुस्कुरा कर बोलिए, साहिब कहां है सर? ईस्ट दिल्ली में, ठीक है। तो बताएंगे सर साहिब हैज कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश इन 1971। मेरे दोस्तों हमारा साहिब जो थे वो कहां से आया था भाई? मुस्कुरा कर बोलिए, साहिब आया था दोस्तों, याद रखिएगा 1971 को आया था। कहां से? ढाका से आया था। क्यों आया था कभी पूछा जाएगा तो बोलिएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे एक ऐसी तूफान आई जिस तूफान ने मेरे दोस्तों पूरी तरह से साहिब और उसके घर के सारे परिवार के जितने सारे घर थे ना सबको दोस्तों उड़ा करके लेकर चले गए। इसके लिए मेरे दोस्तों उन्होंने वहां की जगह को छोड़ दिया और वो ईस्ट दिल्ली में आके बैठ गए। मेरे दोस्तों कभी मत भूलिएगा दिल्ली ऑप्शन रहेगा, ईस्ट दिल्ली याद रखिएगा। तो साहिब हैज कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश इन 1971। नाउ ही इज लिविंग इन सीमापुरी, और अभी वो सीमापुरी में रहता है ना भाई। क्या बोल रहा है भाई? याद रखिएगा अब वो दिल्ली के बाहरी इलाके सीमापुरी में रहते हैं। नाउ ही इज लिविंग इन सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द प्रीफेरी ऑफ दिल्ली। और दोस्तों अब वे दिल्ली के इलाके के सामने एक सीमापुरी जगह है दोस्तों, याद रखिएगा मेरे भाई, वहीं पे आकर के वो रहते हैं भाई। कौन? हमारा साहिब। पहला क्वेश्चन एकदम दोस्तों स्टाम्प पेपर में स्टाम्प लगा ले कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा नहीं, छप चुका है, जाके जैक बोर्ड देख के आए भाई। हु इज साहिब? साहिब कौन था और साहिब कहां से आया था और कहां है। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों 2 मार्क्स का कि साहिब कहां देख रहे थे, साहिब का जो लुकिंग था वो कहां लुकिंग कर रहे थे? गार्बेज डंप पे। कहां बताए ना दादा? कहां पे? गार्बेज डंप। मतलब सर कूड़े के ढेर में वो
दोस्तों ढूंढ रहे थे क्या, हाँ ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे मिला क्या, 1 रुपया का सिक्का, 10 रुपया का सिक्का, या दोस्तों कभी कभी उसे चांदी का सिक्का भी मिल जाते थे भाई। बड़ी साधारण भाषा में बता लियो दादा, हम आशा कर रही हो रे भाई और भाई तो नहीं पहला क्वेश्चन बुझ गई दादा। एक क्वेश्चन और दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में करवाना चाहता हूँ दोस्तों, जो उसी टॉपिक का हमारा सेकंड पार्ट है दोस्तों, मुकेश। सबसे पहले मैं करवाना चाहता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा मेरे दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज मुकेश, आपसे पूछा गया कि हु इज मुकेश, मुकेश कौन था। अरे यही तो मुकेश था जो मोटर मैकेनिकल बनना चाहता था। अरे यही तो मुकेश था जिसका फैमिली पूरी तरह से दोस्तों डूबे हुए थे किस पे, कांच की चूड़ी बनाने में। और कांच की चूड़ी बनाते समय मुकेश का पिताजी, कांच की चूड़ी बनाने से पहले मुकेश के पिताजी क्या थे भाई, एक टेलर थे। और मुकेश के पिताजी मुकेश को सलाह देते हैं, बेटा तू जाकर के काम करना इस कांच की फैक्ट्री में। तो मुकेश कहता है, पापा मैं नौकर तो बनूंगा पर आंख गंवाने वाला नौकर नहीं, क्योंकि कांच के चूड़ी के फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के आंखों की रोशनी चली जाती है, मैं इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हूं। तब जाकर दोस्तों वो कहते हैं, क्या बनेगा बेटा, मोटर मैकेनिक, क्या मोटर मैकेनिकल बनूंगा सर, याद रखिएगा। तो मेरे दोस्तों मुकेश कौन था, सबसे पहला ये सर बात, मुकेश कौन था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, यानी दोस्तों उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी। सबसे पहले बात करेंगे सर, याद रखिए गौर से सुनेगा। मुकेश इज द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, कांच की चूड़ी बनाने वाले फिरोजाबाद के एक गरीब व्यक्ति का गरीब बेटा था। क्या था भाई, बोलिए ना भाई मुस्कुरा के, कांच की चूड़ी बनाने वाले फिरोजाबाद के एक परिवार के गरीब बच्चा था कौन, ठीक है। तो मुकेश इज द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, मस्ट ऑफ द यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद हैव ऑफ invited of a ability to dream, but मुकेश is an exception। आगे कहता है दोस्तों क्या, कि फिरोजाबाद के ज्यादातर नौजवान में सपने देखने की क्षमता या पहल होती है। फिर दोस्तों जो फिरोजाबाद के जितने सारे नौजवान लोग होते हैं ना भाई, जितने सारे यंग होते हैं, जैसे आप भी यंग है जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी दोस्तों यंग है, तो आप जैसे यंग व्यक्तियों को दोस्तों वहां पे, आप जैसे यंग व्यक्ति को मेरे दोस्तों वहां पे याद रखिएगा, सपना देखने का तो दूर की बात, वो सोच नहीं सकते हैं मेरे दोस्तों कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि फिरोजाबाद हमारे भारत का एक ऐसी जगह है जहां कांच की चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बच्चा पैदा हुआ, पढ़ो या ना पढ़ो, परिवार को इससे कोई लेना देना नहीं है, उम्र हो गया 12-13 साल, कांच की चूड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में जाके काम करो। समझ गए भाई, वही कह रहा था कि फिरोजाबाद के ज्यादातर नौजवान में सपने देखने की क्षमता या पहल होती है, लेकिन मुकेश लिख दिया भाई देखो टाइपिंग करके, मुकेश इसका अपवाद है, इसमें हिम्मत करके परंपरागत परिवार व्यवसाय को छोड़ने की क्षमता रखता है। और कहता है कि हमारा जो मुकेश है भाई, मुकेश के अंदर में इतनी क्षमता है, मुकेश के अंदर में इतनी पावर है, मुकेश कहता है कि मैं उस नौजवान की तरह अपने आंख को गंवाने के लिए तैयार नहीं। तो फिरोजाबाद की एक गलियों में आपको देखने को कांच की चूड़ी बनाने वाले मैं अपने महत्वाकांक्षी, मैं अपने क्षमता पावर के माध्यम से मुझे जो बनने का मन है मैं उसे बन के फाइनली दोस्तों वो मोटर मैकेनिकल बन के दिखाते हैं। He has the capacity to take cross cause it a break for the traditional family एक्सपोशन, ही हैज स्ट्रांग विल बी पावर। और दोस्तों वो क्या कहते हैं, पूरी तरह से उसमें दृढ़ शक्ति है, वो जो चाहते हैं दोस्तों वो कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं मेरे भाई, कर सकते हैं, जो चाहते हैं उसे वो कर सकते हैं। समझे, इतना शक्ति था मेरे भाई किसके पास, मुकेश के पास। तो मेरे भाई कि आपको उम्मीद करता हूं कि ये 2 क्वेश्चन जो मैं बताया हूं ये स्टार वाला क्वेश्चन है, और स्टार वाला मतलब जानते ही भाई आप लोग, है ना भाई, समझाने की जरूरत नहीं है। ये स्टार वाला का मतलब होता है कि चांद का क्वेश्चन है और हर एक इंसान इस चांद को कोई भी देख सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। आइए सर, अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुके हैं, इस पर बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे सर क्वेश्चन पे आते हैं, साहिब का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। हु वाज साहिब, व्हाट वाज हिज फुल नेम, व्हाट वाज द आयरनी अबाउट हिज नेम। मेरे दोस्तों साहिब कौन था, अभी तो बताए सर, यही साहिब के बारे में बताए भाई। उसके बाद साहिब कौन था, साहिब का पूरा नाम क्या था, है ना भाई, बताएं साहिब का पूरा नाम साहिब ई आलम, क्या साहिब ई आलम।
साहिब आलम का नाम क्या भाई, इसका मीनिंग क्या होते हैं, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या सर, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो साहिब कौन था, व्हाट वाज द फुल नेम, व्हाट वाज द आयरनी अबाउट इन हिज, मेरे दोस्तों साहिब कौन था, उनका पूरा नाम क्या था, उनके नाम में क्या विडंबना थी। आइए सर, साहिब वाज ए यंग बॉय ऑफ ए स्कूल गोइंग एज, मेरे दोस्तों साहिब एक ऐसी लड़का था जो इस स्टेज से गुजर रहे थे, जो बिल्कुल दोस्तों हम जैसे लड़के स्कूल जाने की एज में दोस्तों वो भी स्कूल जाने के लिए खोज रहे थे। लेकिन दोस्तों के पास इतनी गरीबी है, साहिब के पास इतनी गरीबी है दोस्तों कि वो एडमिशन फी नहीं भर सकते हैं, स्कूल ड्रेस नहीं खरीद सकते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं बाय कर सकते हैं, ना जूता बाय कर सकते हैं, ना बुक बाय कर सकते हैं, ना इतना पैसा है कि वो एक बैग खरीद सकते हैं। तभी तो जाकर के हमारे दोस्तों राइटर कहते हैं क्या कि मैं स्कूल बनाऊंगा तो क्या आप जाओगे, कहता है कि बिल्कुल मैडम जी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, एनिस जंग याद कीजिए, है ना। तब मेरे दोस्तों जब हमारा राइटर का कुछ दिन के बाद साहिब से मुलाकात होते हैं, तब साहिब मोहब्बत से कहते हैं इज योर स्कूल रेडी, दीदी इज योर स्कूल रेडी, क्या आपने स्कूल तैयार कर लिया, जो आपने वादा किया था मेरे साथ, क्या ऐसा तो नहीं है कि मुझे आप सपना दिखा रहे थे। तब हमारा राइटर कहते हैं कौन जानता है जल्दी कोई स्कूल बना पाते हैं, इतना जल्दी कोई स्कूल बनाते हैं क्या। मेरे दोस्त साहिब तो मैं रूठ जाते हैं और साहिब सोचते हैं हम उसी तरह से मैडम जी आपको सोच रहा हूँ जैसे हम नेता को सोचते हैं, वोट लेने के टाइम पे वोट लेकर चले जाते हैं, कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, और 5 साल तक हमारे पास नहीं आते, ऐसे ना भाई 5 साल तक हमारे पास नहीं आते हैं, है ना। तो साहिब वाज ए यंग बॉय ऑफ स्कूल गोइंग, हिज फुल नेम साहिब आलम, क्या नाम है भाई, याद रखिए मेरे दोस्तों साहिब आलम, इट मींस लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। याद रखिए दोस्तों साहिब आलम की अगर हम बात करें, साहिब आलम का नाम मेरे दोस्तों साहिब आलम तो है, लेकिन साहिब आलम का मीनिंग क्या है मेरे भाई, तो आपको बताना चाहूंगा लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इट डज नॉट नो व्हाट इट मीन, और कहता है दोस्तों इसका मतलब ब्राह्मण का स्वामी है, उसने नहीं पता किया कि इसका क्या मतलब है। जैसे दोस्तों आपका नाम का भी मतलब कुछ ना कुछ होगा और आप इसके बारे में पता करते हैं, इसी तरह से मेरे दोस्तों साहिब आलम जो है ना भाई, साहिब आलम का जो मीनिंग होती है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पर इसके बारे में उन्होंने कभी भी चर्चा नहीं की। साहिब जो है भाई इन्होंने इसके बारे में कभी भी चर्चा नहीं किया भाई, उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। मेरे दोस्तों आप आगे देखिए भाई, आगे देखिएगा, दिस irony is that साहिब आलम on the Lord of Universe move around barefoot scrying for gold in garbage dump, और कहता है मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, विडंबना यह है कि ब्राह्मण के स्वामी पर साहिब आलम नंगे पांव कूड़े के ढेर में सोना खोजते फिरते हैं। अरे जिसका नाम का मतलब हो पूरे ब्राह्मण का स्वामित्व, पूरे ब्राह्मण का मालिक, अरे भाई ये मालिक आज पूरी तरह से नंगे पैर कूड़े के ढेर में कूड़ा बिन रहा है। अरे बाप रे बाप, इसे देखकर तो आश्चर्यचकित होता है दोस्तों, इतने बड़े साहेब फिर कैसे देख पाए हैं भाई। तो नाम का मतलब है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्राह्मण का मालिक, वो मालिक नंगे पैर दान में कूड़े बिन रहे हैं, ये विडंबना थी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग स्टार वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए सर, मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। मेरे दोस्तों कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरे क्या है। मैंने आपको बताया कि कांच के चूड़ी में दोस्तों, कांच के चूड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं ना भाई, तो मेरे दोस्तों पूरी तरह से आपकी आंख की रोशनी चली जाएगी। बताए थे ना भाई, आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाएगा भाई। आंख दोस्तों जब आप कांच की चूड़ी बनाएंगे भाई, है ना, मोमबत्ती पर कांच को राउंड करेंगे, कहीं ना कहीं उसकी धूल के बाउंडर उड़ेगी और आपकी आंख तरह से समा जाएगी और आप अंधा हो जाएंगे। उम्र से पहले दोस्तों आप अंधा हो जाएंगे। गर्मी के दिनों में मेरे दोस्तों भट्टी पे आपको काम करना होगा, है ना। आइए सर बात करते हैं। तो मेंशन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, कांच की चूड़ी के उद्योग में काम करने के खतरे का उल्लेख करें। द हैव टू फेस मैनी हेल्थ हजार्ड बाय वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। कांच की चूड़ी के उद्योग में काम करने से उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधित खतरे का सामना करना पड़ता है। कांच की चूड़ी बनाने वाले आप भी दोस्तों अगर कांच की चूड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में काम करना चाहेंगे और दोस्तों काम करना चाहेंगे तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आप
अपने उम्र से पहले अपने आंख की रोशनी गंवा लेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी आपके, याद रखिएगा। तो मेरे भाई याद रखिएगा, यहाँ पूछा गया है कि चूड़ी के कांच को चमकने से निकलने वाली धूल से वे अंधे हो जाते हैं। मैंने आपको बताया अभी जस्ट, द गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग इन द ग्लास ऑफ बंगाल। कांच की चूड़ी दोस्तों, जब हम लोग कांच की चूड़ी बनाते हैं तो मोमबत्ती या दोस्तों आग गलाना पड़ता है, गलाने के बाद राउंड करना पड़ता है। जब राउंड करते हैं ना भाई, तो राउंड करने के दौरान दोस्तों कुछ धूल का बाउंडर उड़ती है, और धूल के बाउंडर ने दोस्तों हमारे आंखों में समा जाते हैं, और आंख पूरी तरह से मेरे दोस्तों क्या हो जाते हैं भाई, हो जाते हैं। ठीक है, दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग आईसाइट फॉर बिफोर दे बिकम अडल्ट। और कहता है दोस्तों, क्या कहता है मेरे भाई कि वयस्क होने से पहले ही वे अक्सर अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। और कहता है मेरे दोस्तों कि आप मतलब अपने जवानी होने से पहले पहले, क्या मेरे भाई, आपका जवान होने से पहले पहले ही आप अपने आंखों की रोशनी को खो देंगे, आप अपने आंखों की रोशनी को खो देंगे। ठीक है, आगे दोस्तों भट्टियों सॉरी ठीक है, आगे देखिए, द फर्नेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड देयरफॉर इट इज टू डेंजरस फॉर आईज। और कहता है दोस्तों, जो आग की भट्टी में काम करते हैं ना भाई, एक बार उनसे पूछ कर जाकर देखिएगा, यकीन मानिए मेरे दोस्तों, ठंडी के मौसम में भी आग की भट्टी में काम करते हैं ना मेरे भाई, वो भी पूरी तरह से गर्मियों से तड़प जाते। दोस्तों ठंडी की मैं बात कर रहा हूँ, गर्मी तो छोड़ ही दीजिए भाई। तो भट्टियों का तापमान बहुत अधिक होता है, और इसलिए यह आंखों के लिए वो खतरनाक है भाई। याद रखिए, आंखों के लिए क्या भाई, बहुत ही खतरनाक है मेरे दोस्तों। मैंने क्वेश्चन बताया था अभी कि आखिर कांच की चूड़ी के उद्योग में काम करने वालों की जो खतरा उत्पन्न होती है, ये खतरा क्या था दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दादा, ये दादा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम स्टार लगा लीजिए आपका स्टाम्प पेपर में। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग कहेंगे झूम कर कहेंगे, मुस्कुरा कर कहेंगे, गाना गा कर कहेंगे, सर यही तो फिरोजाबाद है जहां पे मुकेश को अपने, याद कीजिए दोस्तों, आए थे अपने जो दोस्तों टैलेंट थे छुपा रहे थे, उसको दबा रहे थे। अरे दादा यही तो फिरोजाबाद है जहां पे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब कांच की फैक्ट्री में काम करने के लिए दोस्तों पूर होते हैं, समझे? तो वही बोल रहे कि क्यों फेमस है, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, सीधा बात है भाई। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट बेंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन बेंगल मेकिंग। मैंने अभी आपको बताया फिरोजाबाद शहर अपने चूड़ी के लिए मशहूर है भाई। याद रखिए, फिरोजाबाद किसके लिए मशहूर है भाई? अपने चूड़ी के लिए मशहूर है भाई। मुस्कुरा कर बोलिए भाई, जो हमारा फिरोजाबाद है वो किसके लिए मशहूर है भाई? आज की चूड़ी बनाने के लिए मेरे भाई क्या है, मशहूर है। ठीक है, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। फिरोजाबाद जो है ना भाई, फिरोजाबाद ये दोस्तों हमेशा जितने सारे परिवार है, जब से फिरोजाबाद की जन्म हुई है ना भाई, तब से लेकर आज तक, अभी भी बात कर रहा हूँ, तो फिरोजाबाद का हर एक फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो कांच काम करते, याद रखिएगा। वही कह रहा है कि फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। यह भारत के कांच उड़ने वाले उद्योगों के केंद्रों में से एक है। और कहते हैं दोस्तों कि भारत में कांच उड़ने वाले फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री हमारा फिरोजाबाद में। ठीक है, इट वन ऑफ द सेंटर ऑफ द इंडियन ग्लास बेंगल ब्लोइंग इंडस्ट्री। वही बता रहा है, यह भारत के कांच उड़ने वाले उद्योग में से एक केंद्र है भाई। फैमिलीज हैव स्पेंट generation making bengal, walking around furnaces, welding glass for the women in the land। और कहता है दोस्तों क्या कि परिवार ने चूड़ी बनाने वाले भट्टियों पर काम करने, देश की महिलाओं के लिए कांच वेल्डिंग करने में पीढ़ियां बिताई। और फिरोजाबाद दोस्तों एक ऐसी हमारे कांच की चूड़ी बनाने वाली शहर है। फिरोजाबाद एक ऐसी हमारा कांच की चूड़ी बनाने वाली शहर है जहाँ पे दोस्तों कई जनरेशन गुजर गए। अभी मैं कर रहा हूँ, मेरा बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहे हैं। जब दोस्तों ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएंगे तो मेरे दोस्तों आप अपने आगे की जो सपना है, अपने जो ख्वाहिश है, वो आप पूरा नहीं कर सकते। आपके अंदर में जो टैलेंट है आप नहीं दिखा सकते। यही बात तो मुकेश कह रहा था भाई, यही बात तो मुकेश कह रहा था। तो मेरे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, नोट मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूं भाई, याद रखिएगा।
व्हाट मेक इन द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगला देखिए, साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टिल। अच्छा, साहब चाय की दुकान पर काम करके खुश था क्या? अरे साहिब चाय की दुकान में काम करके खुश था क्या? हाँ बताइए मेरे भाई, क्या साहब चाय की दुकान में काम करने के लिए खुश था? नहीं मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है, बताइए, क्या आपको पता है, अगर मैं हिंदी से अगर आपसे पूछूंगा, क्या मेरे दोस्तों जो साहिब है ना, साहिब जो साहिब है वो कांच की फैक्ट्री में, सॉरी, जो साहिब है वो चाय की दुकान में काम करके खुश थे, नाराज थे, उदास थे, क्या थे? आपको डेफिनेशन देना है तो आपको बताना होगा, नो सर, साहिब चाय की दुकान में काम करके खुश नहीं था। साहिब कहता है मुझे 1000 रुपये कमाने से बेहतर है कि हम 100 रुपया कमाए और उसका मालिक खुद में रहूं, ये मेरी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, ये हमारे फ्रीडम है। कौन कहता है? मुकेश, सॉरी साहिब, ठीक है। तो साहिब दोस्तों काम करके खुश नहीं था चाय की दुकान पे। साहिब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट ए टी स्टिल। कहता है दोस्तों नहीं भाई, साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं लग रहा। साहिब चाय की दुकान में दोस्तों काम करके खुश नहीं लग रहा था, इस बात को याद रखेगा। ही इज नो लॉन्गर हिज वन मास्टर। और कहता है दोस्तों अब वे अपने मालिक नहीं रहे। जब आप किसी के अंडर में काम करेंगे तो मेरे दोस्तों आप क्या मालिक कहलाएंगे? आप कहेंगे सर नहीं, मैं मालिक नहीं कहलाऊंगा सर, मालिक जो दुकान है वो मालिक कहलाएंगे। ओके सॉरी, हमारा साहिब वही कहता है कि अब वे अपने मालिक नहीं रहे। He had lost his carefree look, और उनकी बेफिक्री खत्म हो गई। हाँ ना भाई, एक होता है कि हमें जहां मन चाहे हम तहां जाने वाले व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को दोस्तों अगर किसी तिजोरी में बंद कर दे तो दोस्तों उसके पंख जो है ना भाई पूरी तरह से सिकुड़ जाते हैं। और सिकुड़ने के बाद दोस्तों घर में एक ही ख्याल होता है, मैं वहां पे 1 रुपया कमाता था, आज हम 2 रुपया कमा रहे, तो मेरा 1 रुपया बेहतर था इस 2 रुपया की तुलना में। कौन कहता है? साहेब। तो उनकी बेफिक्री खत्म हो गई, ठीक है। आगे देखिए, द स्टील कैनिस्टर सीम heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। और कहता है दोस्तों स्टील का डिब्बा उस प्लास्टिक बैग से भारी लग रहा है। मेरे दोस्त गांव देहात में कभी देखे भाई, जिससे हम लोग देहात में बोलते भाई, आप लोग क्या बोलते मुझे पता नहीं, हम लोग मुड़कट्टा बोलते भाई, कभी सुने हैं भाई? जिससे बोलते बच्चा को भर लेगा भाई बोरा में काट के, सुने हो ना? तो मेरे दोस्तों साहिब कहता है कि आज हम चाय की दुकान में काम कर रहे हैं, चाय की केतली को पकड़ते हैं, गौर से सुनेगा, चाय की दुकान में काम कर रहे हैं और चाय की केतली को पकड़ रहे हैं। चाय की केतली को जो हम पकड़ रहे हैं ना, मेरे जो प्लास्टिक का बैग था ना उसकी तुलना में ये हमें भारी महसूस हो रहा है। कौन कह रहा है? साहिब। क्यों? साहिब के अंदर में फ्रीडम नहीं है। साहिब अब जहां चाहे वहां जाए। दोस्तों साहिब कहता है कि हम चाय की केतली हमारे बैग की तुलना में भारी नजर। कौन कहता है? साहिब कहता है। याद रखिएगा, उनकी बेफिक्री खत्म हो गई, स्टील का डिब्बा उस प्लास्टिक बैग से भारी लग रहा है। द बैग वाज हिज ऑन, वे अपने कंधे पर हल्के से लटका कर रखते थे। बैग उनका अपना था भाई। बैग क्या कहता है भाई? बैग मेरा है सर। बैग क्या है मेरे भाई? बैग मेरा है। कौन कहता है? साहिब कहता है बैग मेरा है। बैग भले ही भारी है लेकिन ये बैग मेरा है और इसका मालिक मैं खुद हूं। ये कतली दूसरा का है। ये कतली जो है ना चाय की कैनिस्टर, ये हल्का है लेकिन ये दूसरा का है, इसलिए मुझे भारी महसूस। ये चाय की दुकान में काम करना पसंद नहीं है साहब, मैं चल रहा हूं। और दोस्तों फाइनली वो क्या किए? द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन द टी शॉप, और डिब्बा उस आदमी का है जो चाय की दुकान चला। समझ गए भाई? समझ गया ना? मैं भी यही आप लोगों से कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, जिंदगी में मर्द कुल में जन्म लिए काम करना पड़ेगा, और औरत कुल में जन्म लिए तो चूल्हा का धुआं आपको खाना होगा। यही कह रहा ना भाई? गलत तो नहीं? मर्द है काम करना और औरत है चूल्हा फूकना होगा। एक 100% सत्य पर आधारित हमारा प्राकृतिक का नियम है। लेकिन दोस्तों इन सब कामों से भी पहले हमारी जिंदगी होती है कि हम पहले एक बार क्यों ना ट्राई करें, अपने मालिक बनने का हम क्यों ना एक बार ट्राई करें। मेरे अंतिम तो डिसीजन वही है, मतलब मैं अंतिम स्टेज तो वही है भाई कि हमको काम करना है, हमें चूल्हा फूकना है, बच्चों का परवरिश करना। बच्चों का परवरिश तो दूर की बात है, ठीक है मेरे दोस्तों, इसका हम सेवा करना है, समझे। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको अपने मालिक बनने का अधिकार देता है हमारा प्रकृति। आप भी कुछ बन सकते, याद रखिएगा तो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं बात कर रहा था दोस्तों
क्या दोस्तों, जो हमारा साहिब था ना, साहिब, ठीक है, जो हमारा साहिब थे भाई, ठीक है। अरे आगे क्वेश्चन दोस्तों कि व्हाट एक्सप्लेन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वर्किंग फुटवेयर। मेरे दोस्तों, हमारा साहिब जो थे ना भाई, वो कहता है बच्चे द्वारा जूते ना पहनने के पीछे लेखक क्या स्पष्टीकरण। अरे हमारे एनिस जगह ना भाई, इतने सारे थे साहिब के साथ, उसके गली में ना कोई भी दोस्तों चप्पल नहीं पहनते थे, नंगा पैर। और दोस्तों जब हमारे जंग पूछती है तेरे साहब क्यों नहीं पहनते हैं, बच्चा तो तरह तरह के बात करते हैं, मेरा पापा नहीं ला दिया है। कहता है चार बच्चे थे, कहते हैं मेरा है मैडम जी, मेरा जूता है, फिर मेरा मम्मी ना कहा है शादी होगा ना या पार्टी होगा ना, या स्कूल में कोई स्कूल नहीं था भाई, कोई शादी पार्टी होगा और एक बच्चा बच्चा कहता है जी मेरा जो जूता है ना, मेरा मम्मी अलमीरा में बंद करके रख दिए हैं। इतना समझदार बच्चे थे। और आज हमारे पापा मुझे कहते हैं लोगों के साथ, मेरे दोस्त जिंदगी में जैसे आप गुजर रहे हैं ना, आप जैसे करेंगे आपको भी दोस्तों वैसे भोगना पड़े। आप अपने मदर फादर के साथ अच्छे बर्ताव रखते हैं, आपका आने वाला जनरेशन आपके साथ सही सुलूक करेंगे। आज आप अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हैं, मेरे दोस्तों यकीन मानिए आपका भी जब बच्चा हो आपको भी धोखा देंगे। उस समय आपको एहसास होगा माता पिता का दिन था, तो मैं हम ये दोस्तों सत्य पर आधारित रहें और हमेशा वो पेरेंट्स का नाम याद रखेगा। आप वो काम करें मेरे दोस्तों जो उसमें आपका पेरेंट्स का नाम रोशन। एक्सप्लेन पूछा गया मेरे भाई कि बच्चे द्वारा जूते ना पहनने के लिए हमारा एनिस जंग दोस्तों क्या स्पष्टीकरण करते हैं। आइए सर, और explanation offered by the author is that it has become a traditional for them to stay barefoot। कहते हैं लेखक द्वारा दी गई एक व्याख्या यह है कि उनके लिए नंगे पैर रहना एक पारंपरिक बन गई है। अब हमारा लेखक कहता है अरे बच्चा लोग तो हमें बुड़बक बना रहे यार, हो सकता है कि इनकी परंपराएं हैं कि सब नंगा पैर ही घूमे। मैं ये कैसे विश्वास करता हूँ कि सबका मम्मी ने जूता को अलमीरा में बंद करके रख दिए है। नहीं, इस पे हमें ट्रस्ट नहीं है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। समझे? तो क्या कहता है लेखक, तो लेखक द्वारा दी गई एक व्याख्या यह है कि उनके लिए नंगे पैर रहना एक परंपरा बन गई है। इट इज नॉट लैक फॉर मनी बट द ऑथर वांटेड इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट फॉर पॉवर्टी। यह पैसे की कमी नहीं है। देखिए भाई लेखक कितना खतरनाक बात कहते हैं कि यह पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लेखक को आश्चर्य है कि क्या यह केवल गरीबी की निरंतर स्थिरता को समझाने का एक बहाना है। लेखक कितना खतरनाक कहते हैं कि कमी इस दिल्ली यानी सीमा में पैसे की कमी नहीं हो सकता है, शायद अपने गरीबी को दिखाने के लिए ना पहन रहे हो, चप्पल ना पहन रहे हो, ये कोई शख्स होते हैं मेरे दोस्तों गरीबी को दिखाने के लिए फटा पुराना कपड़ा पहनते हैं, चप्पल को भी दोस्तों 2 कलर का पहनते हैं। समझे? वही कह रहा है मेरे भाई कि यह पैसे की कमी नहीं है, यहाँ पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लेखक को आश्चर्य की यह केवल गरीबी की निरंतर स्थिरता को समझाने का एक बहाना नहीं है। The author also remember the story of a poor boy who prayed to the goddess for a pair of shoes। और लेखक को एक गरीब लड़के की कहानी भी याद आई। और दोस्तों जब लेखक को एक गरीब लड़की की कहानी याद आई ना भाई, तो आप थोड़ा सा फाउंडेशन कोर्स वाले बच्चे याद कीजिए इस गरीब की कहानी को कहाँ याद आते हैं। और एनिस जंग को मेरे दोस्तों मंदिर के सामने से एक बच्चा गुजर रहा था, उसी को देखकर दोस्तों उनको याद आया था। The lack of money is the most valid explanation। कहता है दोस्तों जिसने एक जोड़ी जूते के लिए देवी से प्रार्थना किया था, ए भगवान मेरे पास सब कुछ है भगवान, मंदिर में जा करके बच्चा दोस्तों प्रार्थना कर रहे थे। जब हमारे लेखक एनिस जंग दोस्तों मंदिर के सामने से गुजरते हैं, एक बच्चा का स्टोरी उसे याद आता है कि मंदिर में घुटने टेक कर इस तरह से कहते थे भगवान एक जोड़ी जूता दे दो, भगवान मेरे पास सब कुछ है, मुझे जूता चाहिए, भगवान मेरे पास जूता नहीं है, प्लीज भगवान आप मुझे जूता दे दो, गॉड आपसे प्रे करता हूँ कि आप मुझे जूता दे देंगे। हमारी स्टोरी कौन? हमारा एनिस जंग जिसने एक जोड़ी जूते के लिए देवी से प्रार्थना की थी। पैसे की कमी सबसे
वैध व्याख्या है। कहता है कि दोस्तों शायद हो सकता है कि यहाँ के इलाके, लास्ट में कहते हैं हमारे लेखक एनी चंग लास्ट में कहती है, हो सकता है कि इस इलाके में पैसा की कमी है, शायद इस कारण से सब लोग नंगे पैर घूमते हैं, है ना। आगे देखिए, व्हेन साहब गेट्स ए पेयर ऑफ शूज ही डज वेयर देम, और जब साहब को एक जोड़ी जूते मिलते हैं तो वह उन्हें पहनता है। और साहब को दोस्तों जब एक जोड़ी जूते मिलते हैं ना भाई, तो वो पूरी तरह से पहनता है। और जूता तो पहनता है मेरे दोस्तों, लेकिन उसका जूता का जो फर्स्ट उंगली होती है ना, वो दोस्तों छेद होके बाहर आ जाते हैं। और ये जूता किसका था मेरे दोस्त, याद कीजिए, बैडमिंटन खेल रहा था, बैडमिंटन या वॉलीबॉल था, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो दोस्तों वो जो खिलाड़ी फेंक दिए थे ना भाई, को उठा के पहने थे। मुझे उम्मीद है रसगुल्ले कि अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन बताया मेरे भाई, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो फटाफट मेरे भाई कमेंट सेक्शन में एक बार दबा करके कमेंट कीजिए, हर एक वो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन करवा दूंगा मेरे भाई, जो आपके पेपर में पूरी तरह से आने होगी।